क्या आपको पता है मोर देन 9% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैव सम काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज हम बात करेंगे सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में और उनको ठीक कैसे किया जाए उन तरीकों के बारे में। पहले जान लेते हैं ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर एक तरीके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन कभी तो बिंज ईटिंग करता है, यानी कि एक बारी में बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या कभी तो अपने आप को एक स्टार्वेशन मोड पे डाल देता है, मतलब बहुत कम खाना खाता है और जिसकी वजह से वो एक अनहेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में चला जाता है। बात करते हैं 3 मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। फर्स्ट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्सन या तो एक्सेसिव डाइटिंग करता है या तो अपने कैलोरिक इंटेक को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है, विच रिजल्ट्स इन सीवियर वेट लॉस। जो लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहे होते हैं वो अपने बारे में एक नेगेटिव बॉडी इमेज बना लेते हैं और उन्हें एक फ़ियर होता है फैट गेन का। अकेले अमेरिका में ही 1.9 मिलियन लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट बाकी सारे ईटिंग डिसऑर्डर से मुश्किल है, क्योंकि इस सिचुएशन में लोगों को लगता ही नहीं कि उनकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी हैं। वो वेट लॉस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेकिंग दिस द मोस्ट सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर। क्योंकि जो लोगों को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उनमें से मोर देन 6% ऑफ द पीपल डाई आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। इसमें पहले तो लोग बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना एक बारी में खाते हैं, फिर उसको काउंटर करने के लिए एक गिल्ट फीलिंग में या तो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं अपनी फिंगर्स को यूज़ करके, या किसी भी तरह उस खाने को वॉमिट करने की कोशिश करते हैं, और या तो लैक्सेटिव यूज़ करते हैं, और या तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं एक बार में ही, जिससे वो वेट गेन को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड इज़ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये बुलिमिया नर्वोसा से सेम है, पर इसमें एक पर्टिकुलर बंदा अपनी बिंज ईटिंग को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी ईटिंग हैबिट्स उसके कंट्रोल में नहीं रहती। वो हंगर ना होने पे भी खाना खाता है। बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को डायग्नोस करना बहुत इजी है। अगर आप हफ्ते में 1 से ज़्यादा बार बिंज कर रहे हो फॉर मोर देन 3 months, देन मे बी यू हैव एन ईटिंग डिसऑर्डर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन थेरेपी फॉर ईटिंग डिसऑर्डर। ये थेरेपी आपके नेगेटिव और अनहेल्पफुल थॉट्स को समझने और उनको चेंज करने में हेल्प करती है इनटू मोर पॉजिटिव वंस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के यूजुअली 3 फेज़ होते हैं। इसका फर्स्ट फेज़ होता है बिहेवियरल पार्ट। इसका फर्स्ट स्टेप है जो बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन पे फोकस करके उनको ज़्यादा मिनिमाइज़ करना। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बिंज एंड सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। सेकेंड स्टेप है जो पर्सन इस सिचुएशन से सफ़र कर रहा है उसको न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के बारे में समझाना। थर्ड स्टेप है उन्हें ये समझाना कि कैसे वो अपने नेगेटिव थॉट्स को कोप अप कर सकते हैं थ्रू डिस्ट्रैक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का दूसरा फेज़ है कॉग्निटिव फेज़। इसमें जो पर्सन के नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके जो कॉजेज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल पुअर बॉडी इमेज, अनरियलिस्टिक फिजिक एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको रीशेप किया जाता है इनटू मोर रियलिस्टिक वन। जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा ओबीस है, ऐसा नहीं है वो एकदम में ही एब्स बना लेगा। पहले एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज पे आने के लिए उसको फोकस करना चाहिए, फिर वो धीरे धीरे और प्रोग्रेस करेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का थर्ड और लास्ट फेज़ है मेंटेनेंस फेज़। इसमें जब क्लाइंट एक हेल्दी लेवल पे आ जाता है तो उसे कैसे मेंटेन करे उसे ये समझाया जाता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ट्रिगर्स हैं उनको कैसे पहले आइडेंटिफाई करके उनको पहले ही रोक दिया जाए, ये कैसे करना है उन्हें ये समझाया जाता है। अगर कोई चाइल्ड या टीनेजर एक ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टू ट्रीट देम। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके भी 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ में जो पेरेंट्स होते हैं वो एनफोर्सर्स होते हैं, वो अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट की हैबिट्स अपने बच्चों को देते हैं और वो एक तरीके से रोल मॉडल होते हैं। दूसरे फेज़ में जब पर्टिकुलर बच्चा या टीनेजर एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्रिएट कर लेता है तो धीरे धीरे कंट्रोल उसको वापस दिया जाता है। तीसरे फेज़ में जब वो एक हेल्दी लेवल पे आ जाता है तो उसको कैसे मेंटेन करे ये उसको समझाने के बाद उसको अपनी ईटिंग हैबिट्स से पूरा कंट्रोल दिया जाता है। हमारी नेक्स्ट थेरेपी है इंटरपर्सनल थेरेपी। ये बेसिकली जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बनी हुई है, पर ये बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में भी बहुत हेल्पफुल है। एनोरेक्सिया में ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है क्योंकि एनोरेक्सिया बहुत एक सीरियस केस हो जाता है। ये उस बेसिस पे काम करती है क्योंकि कभी कभी
कुछ सिचुएशन में एक पर्टिकुलर बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण एक ईटिंग डिसऑर्डर क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेम्बर की डेथ के बाद या ब्रेकअप होने के बाद लोग जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो वो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्रिएट कर लेते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी तभी तक चलती है जब तक वो पर्टिकुलर बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, उसके बाद ये थेरेपी बंद हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना एक चैलेंज हो सकता है, बट इफ़ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम इट दे शुड सीक आउट फॉर हेल्प। आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, अपने फ्रेंड्स को रीच आउट करो या किसी भी ट्रस्टवर्दी एडल्ट से एडवाइस लो फॉर द ट्रीटमेंट। ईटिंग डिसऑर्डर स्पेशली एनोरेक्सिया बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा डेथ एनोरेक्सिया नर्वोसा से ही होती है। बस इतना सा पहले वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग, बी सेफ, बाय।